हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले हैं, क्योंकि आपका एडिटोरिया के द्वारा आपका नया टेस्ट शुरुआत किया हो, जिसका नाम आपका रीस्टार्ट है। उसका हम लोग देखेंगे FLT 1 पार्ट 1 आपका हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2, यानी कि 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न पूरा आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। रीस्टार्ट टेस्ट आपको हो रहा है। चलिए बिना कोई देर के वो चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की। और उससे पहले भी वीडियो को 15x पे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है भैया, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। देखिए बताइएगा, देखिए प्रश्न नंबर 76 आपका क्या बोल रहा है। देखिए कथन 1 है और कथन ए है। ध्यान रखिए, नहीं कथन आर है, ध्यान रखिए कथन ए और कथन आर यहाँ नीचे दिया हुआ है। देखिए कथन ए में आपका क्या बोल रहा है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एक समतावादी आंदोलन था जिसने जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतः निषेध किया। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? तो कथन एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में पहले ही बता दीजिएगा। देखिए भक्ति आंदोलन के प्रणेताओं ने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में अपना उपदेश दिए। क्या कथन कारण आर आपका सही? तो कारण आर भी आपका जो है बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, देखिए ए और आर आपका दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की आपका सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो का नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो का नहीं है? तो ध्यान रखिए, देखिए अमीर खुसरो का आपका कौन सा नहीं है? तो लुबाब उल अलबाब जो है सो आपका अमीर खुसरो की रचना नहीं है। देखिए अमीर खुसरो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी मध्यकालीन भारत का एक महान कवि, संगीतकार एवं विद्वान थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। तो महान मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो महान मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। तो आपका कलानौर में आपका किया गया था। कहाँ किया था? कलानौर में किया गया था। देखिए जनवरी 1956 में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो जाने पर मुगल सिंहासन पर अकबर आसीन हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कुल कितने कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। कुल कितने कथन सही हैं? देखिए कथन एक में आपका है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश का संस्थापक खिज्र वंश था, खिज्र खां था, जो कि बिल्कुल कथन एक आपका सही हो जाएगा। खिज्र खां रैयत आला की उपाधि धारण करता था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। खिज्र खान अपने सिक्कों की तुगलक शासकों को हिंद नाम रखने दिया, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कि बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल सही है। इस सब क्वेश्चन को भी देखिए आपको याद करना बेहद जरूरी है, ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए 80 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, सूफी परंपरा में वहदत उल वजूद का क्या तात्पर्य है? बताइए सूफी परंपरा के वहदत उल वजूद का क्या तात्पर्य है? तो इनका क्या तात्पर्य है? तो आप लोग को बहुत बढ़िया से इसका आंसर पता है भैया। तो प्रार्थना एकत्व का सिद्धांत याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका हर क्वेश्चन का आप लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सूफी परंपरा में अनेक तकनीकी परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उसी के अंतर्गत वहदत उल वजूद शब्दावली का अर्थ है प्रार्थना एक एकत्व का सिद्धांत, अर्थात एकेश्वरवाद की अवधारणा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 81 को। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो 10 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कर दीजिए भैया और फिर से एक बार देख लीजिए। तो जिला योजना समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? जिला योजना समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन सही है। देखिए 1 मई इसका गठन अनुच्छेद 243 का ZD के तहत किया गया है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? तो कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल गलत है। कथन एक आपका जो है बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा, बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। भी मैं यह जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं के मौजूदों में से एक साथ लाने एकीकृत करने के लिए जिम्मेदार है। ये आपका बिल्कुल सही, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए ये आपका गलत है, इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 243 का ZD के तहत जिला योजनाओं समिति के संबंधित के भाग 9 का ए में 74वें संविधान, 73 में नहीं है 74वें
74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 82 देखिए क्या है। किसी राज्य के लिए अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, एक में किसी राज्य के लिए अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाली पारंपरिक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सत्य है। कथन एक आपका बिल्कुल सत्य है। कथन दो में राज्य के राज्यपाल के पास राज्य के राजपत्र गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में आयोजित को जोड़ने या हटने की अंतिम अधिकार है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। तो भारत के निम्नलिखित आयोगों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने संवैधानिक आयोग हैं, ये आप लोग को बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर एक काम कीजिएगा, आप लोग इसका आंसर बहुत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 84 नंबर प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान सभा बी.एन. राव का आधिकारिक भूमिका क्या थी? भारत की संविधान सभा में बी.एन. राव का आधिकारिक भूमिका क्या थी? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, याद रखिएगा। क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, याद रखिएगा। देखिए, सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्हें संविधान का मूल पारंपरिक मसौदा तैयार किया, जिसके बाद प्रारूप समिति में समीक्षा की और उसे बेहतर बनाया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। ये संविधान सभा में राज्यों के साथ बातचीत करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है? किसने कार्य किया? तो आपको जवाहरलाल नेहरू कार्य किए हैं, याद रखिए। कौन कार्य किया? तो जवाहरलाल नेहरू कार्य किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है? कौन सा प्रावधान आपका लिया गया 1935 में? तो आपको लिया आपातकालीन प्रावधान, याद रखिए। कौन सा आपातकालीन प्रावधान? बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। वन लाइनर अभी है, तो वन लाइनर में क्या उतना टाइम लगाना है। चलिए, 88 नंबर प्रश्न बताइए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करें और उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करें और उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना। तो बताइए, पहला कौन सा राज्य का गठन किया गया था? तो पहला आपका नागालैंड का गठन किया गया था, याद रखिएगा। पहला आपका नागालैंड का गठन किया गया था। उसके बाद आपका पंजाब का गठन किया गया था। उसके बाद आपका जो है सो सिक्किम का गठन किया गया था। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपको कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में बनाया गया था, जबकि पंजाब को मौजूदा राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1966 को पुनर्गठन किया गया था, ध्यान रखिए, भाषाई के आधार पर किया गया था, याद रखिएगा। देखिए, सिक्किम का आपका 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम का माध्यम से भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को आपका बनाया गया था, याद रखिएगा। सबका आंसर हम बता दिए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 की ओर। तो पिछले वर्गों के लिए नियुक्त में आरक्षण मुक्त रूप से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण मुख्य रूप से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 16 का 4 के तहत आपका दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। देखिए, कथन 1 में है, कानून के समझ समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, जबकि कानूनों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है, कानून का समझ समानता का सकारात्मक अवधारणा है, जबकि कानूनों का समान संरक्षण एक नकारात्मक अवधारणा है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 की ओर। तो अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? तो विधानसभा के कुल
सदस्य संख्या के 1/3 हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 91 की ओर। बताइए जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो कथन एक में यह अन्य सूचकांकों की तुलना में मूल्य व्यवहार का एक बेहतर माप है, क्योंकि इसमें से देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। याद रखिए कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है जीडीपी डिलिप्टर 1 से कम हो तो यह समान मूल स्तर में वृद्धि दर्शाता है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। याद रखिएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई अस्थायी जमा सुविधा यानी कि एसडीएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई अस्थायी जमा सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ आरबीआई के बिना किसी संपार्श्विक के तरलता को अवशोषित करने की अनुमति देता है, अनुमति देता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अस्थायी जमा सुविधा के तरलता समायोजन सुविधा के गलियारे के ऊपर की सीमा निर्धारित की गई है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अस्थायी जमा सुविधा के नीति गलियारे के निचले स्तर के रूप में दर रिजर्व रेपो का स्थान लिया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ध्यान रखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई अस्थायी जमा सुविधा के संदर्भ में कथन 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 93 की ओर। तो ये विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं भैया। क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से सुनना पड़ेगा और खुद भी आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। देखिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन पर सही होगा गलत होगा वो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए यह मनरेगा प्रोग्राम की जगह लेता है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ग्रामीण परिवारों को 150 दिनों को बेहतर रोजगार की गारंटी देता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए 3 में आपका है यह ग्रामीण कार्यों में जल सुरक्षा और जलवायु के प्रति ललीपेलन की प्राथमिकता देता है, लचीलेपन की प्राथमिकता देता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 4 में यह काम मांगने के कानूनी अधिकार को हटा देता है ताकि प्रशासनिक लचीलापन बढ़ सके, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 94 की ओर। बताइए मूल कीमतों पर सकल मूल्य, थोड़ा सा ऐसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए आपका इकोनॉमिक्स आया है, यहाँ से आप लोग छोड़ छाड़ कर भाग नहीं जाइएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, चलिए हमें बता देते हैं। देखिए मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन और साधन लागत पर सकल मूल्य वर्धन में अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन को सही रूप से परिभाषित करता है? कौन आपका सही रूप से आपका परिभाषित करता है? तो ये आपका करता है, देखिए मूल कीमतों बराबर कारक लागत पर प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 95 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बहुत ही बड़ी प्रश्न है। देखिए सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम और इन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें आपका कोई भी कथन सही नहीं है। याद रखिए 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 96 की ओर। बिहार सरकार बजट 2026-27 में राज्य के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा क्या है? बताइए राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 97 की ओर। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2026 से 31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का व्यक्तिगत हिस्सा क्या है? बिहार का व्यक्तिगत हिस्सा क्या है? तो आपका 9.95% है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो बिहार में लागू सतत जीविकोपार्जन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है
ये आप लोग को बताना है। किसके बारे में? बिहार में लागू सतत जीविकोपार्जन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में इसका मकसद ग्रामीण परिवारों खासकर महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों में अधिकतम अत्यधिक गरीबी को ख़त्म करना है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा यह ग्रेजुएशन अप्रोच को अपनाता है, जिससे उत्पादक संपत्ति देने के साथ साथ लगातार मार्गदर्शन और आजीविका सहायता भी दी जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह कार्यक्रम बिहार की ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी जीविका के सहयोग से चलाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 3 आपका गलत हो जाएगा। यह परिवार में परिवारों को लक्षित मनरेगा की तरह गारंटी देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई ना। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 99 की ओर। तो बिहार में श्रम बल भागीदारी दर के संबंध में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार में महिलाओं के LFR अखिल भारतीय औसत से 11.2% कम है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 100 की ओर। 100 नंबर प्रश्न की खुशी में भी आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा एक हमको सरप्राइज दे दीजिए। माफ़ कीजिएगा भैया। देखिए स्थिर कीमतों 2011-12 पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के अनुमानित निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? निवल राज्य घरेलू उत्पाद आपका क्या है बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। तो ये आपका हो जाएगा 4,71,322 करोड़ रुपया आपका सकल राज्य घरेलू उत्पादन है, याद रखिएगा। बिहार के अनुमानित निवल राज्य घरेलू उत्पादक आपका 4,71,322 करोड़ रुपया है, याद रखिएगा। 101 नंबर प्रश्न बताइए, यदि भारत के मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित ना होकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित होता तो सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को होता है? सबसे अधिक लाभ आपका किस क्षेत्र को होता है? तो आपको पश्चिम भारत को होता है। किसको होता है? तो पश्चिम भारत को होता है, याद रखिएगा। 102 नंबर प्रश्न देखिएगा, चैनल है अविभाजित क्षेत्र है, बताइए 8 डिग्री चैनल आपको किसको इसमें बोला कौन सा सही सुमिलित है? अच्छा सही सुमिलित बताना आपको भैया, बहुत तब तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलिए कर करके देखते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल आपका मणिकोय और मालदीव और मणिकोय को अलग करती है, तो एक तो देखिए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल आपको ये अलग करती है मणिकोय और लक्षद्वीप को। मणिकोय और लक्षद्वीप को देखिए, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलता कौन सा सही सुमिलित है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही सुमिलित है। 6 डिग्री चैनल आपको किसको करती है? तो 6 डिग्री चैनल आपका जो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को आपका अलग करती है, याद रखिए, विभाजित क्षेत्र है। 10 डिग्री चैनल आपका जो है 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान व निकोबार को आपका अलग करते हैं। अंडमान व निकोबार का 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल बी आपका सही है। 103वां प्रश्न है, सिंधु का दाहिनी तट की ओर मिलने वाली काबुल नदी किस स्थान पर मिलती है? सिंधु के दाहिनी तट की ओर से मिलने वाली काबुल नदी किस स्थान पर मिलती है? किस स्थान पर मिलती है? तो अटक स्थान पर मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 104 की। महाराष्ट्र में सर्वाधिक सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ है? बताइए सबसे स्थलीय सीमा आपका किस राज्य के साथ में? तो आपका मध्य प्रदेश के साथ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 105 की ओर। तो कश्मीर की घाटी में झेलम नदी द्वारा निर्मित हिमानी जोड़ो निक्षेप को क्या कहते हैं? कश्मीर की घाटी में झेलम नदी के द्वारा निर्मित हिमानी जोड़ो निक्षेप को क्या कहते हैं? को आपका करेवा कहते हैं। वो कहते हैं तो आपका करेवा कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की ओर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को करने में बहुत मज़ा आने वाला है, याद रखिए। क्या करना है? मिलान करना है। देखिए नीली क्रांति किससे आपका संबंधित है? नीली क्रांति आपका जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, याद रखिएगा। पीली क्रांति आपका जो है सो आपका तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी उत्पादन से संबंधित है। बैगन क्रांति आपका क्या है? लेवेंडर उत्पादन से संबंधित है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिए। बहुत हल्का क्वेश्चन था ये। 107 नंबर पर देखिए, हरमुज जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। यह फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। बिल्कुल से जो ये संयुक्त राज्य अमीरात UAE एवं ओमान के इराक से अलग करती है, जो बिल्कुल आपका गलत होगा। ये आपको बहुत गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? बताइए इसमें कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो याद रखिए, देखिए आपका डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल ये तो आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। गरनाया सूर्या सूती वस्त्र ये आपको बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा।
तो देखिए अंशान लोहा एवं इस्पात बिल्कुल सही सुमेलित है। योकोहामा जलपोत निर्माण बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जो आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 109 की ओर। तो 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों एसटी का प्रतिशत शून्य है, यानी कि न्यूनतम है? बताइए 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों एसटी का प्रतिशत न्यूनतम है? तो ये आपका किस राज्य में? तो आपका ये उत्तर प्रदेश में आपका जो है न्यूनतम है। याद रखिए 110 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित लौह एवं इस्पात संयंत्र के सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? सही सुमेलित आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, याद रखिए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, एक में पृथ्वी के घूर्णन और आकार के कारण ध्रुवों की विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगातार घटता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दो में आपका यह पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाती है तो ध्रुवों पर जी का मान उसी अनुपात में घट जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तीन हो जाएगा पृथ्वी की सतह के अंदर डी गहराई पर जी का मान पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर इसके मान को बराबर होता है, जबकि डी बराबर 2h हो। ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो। 1 और 3 आपका सही। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको समझ में उतना नहीं आया है। 112 नंबर प्रश्न बताइए, इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़ेंगे भैया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जब कोई ध्वनि तरंग हवा से पानी में प्रवेश करती है तो ध्वनि तरंग का कौन सा गुण बदल जाता है? तो ध्वनि तरंग का कौन सा गुण आपका बदल जाता है? तो ध्वनि तरंग का आपका ध्यान रखिएगा कौन सा गुण बदलता है। तो ये आपका कौन सा गुण बदलता है यार, इसलिए इसका आंसर हमको पता था, इसका आंसर हमको पता था। हाँ, ध्वनि तरंग की चाल आपको बदल जाता है और आपका ध्वनि के तरंग दैर्घ्य आपको बदल जाता है। याद रखिएगा ध्वनि के तरंग आवृत्ति आपका नहीं बदलता, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 के। देखिए दो बेलनाकार तांबे तारों x और y द्रव्यमान समान है, तो तार का x का त्रिज्या तार y के त्रिज्या से आधी है, तो तार x का प्रतिरोध का तार y का प्रतिरोध के अनुपात क्या होगा? बताइए क्या होगा, तो बताइएगा। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर बता देते हैं। हमको हो जाएगा 16:16:1 हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए तापीय विकिरण और हरित प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। बताइएगा कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक में कनिष्का विकिरण वक्र यह दर्शाते हैं कि जैसे जैसे पिंड का तापमान बढ़ता है, अधिकतम उत्सर्जन का तरंगदैर्घ्य छोटी तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। धन्यवाद, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल से आने वाले लघु तरंग सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, लेकिन बाहर जाने के लिए दीर्घ तरंग पार्थिव इन्फ्रारेड विकिरण के लिए उत्तरदायी अपारदर्शी है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 की ओर। बताइए एक विज्ञान प्रोग्राम में प्रकाश के एक धातु के प्लेट पर पड़ता है और इलेक्ट्रॉनों के से मुक्त करता है। यदि आप प्रकाश की तीव्रता को दोगुना कर दें लेकिन उसकी आवृत्ति को समान रखें, तो इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के साथ में आपका क्या होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉनों के साथ में आपका जो है गतिज ऊर्जा में आपवर्तित रहती है और प्रकाश विद्युत धारा दोगुनी हो जाती है। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। सूची 1 सूची 2 से आप लोग को मिलान करना है। सूची 1 में आपका मूल वैज्ञानिक सिद्धांत दिया हुआ है, सूची 1 में आपको प्रकाशित घटनाएं दिया हुआ है, सूची 2 में आपका मूल वैज्ञानिक सिद्धांत दिया हुआ है। तारे के हरे का चमकना, देखिए तरासे गए हीरे का, हाँ अच्छा, तरासे गए हीरे का चमकना वो कुछ मूल वैज्ञानिक का सिद्धांत है, तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा पुनः आंतरिक परिवर्तन। याद रखिएगा। तो दिन के समय आकाश नीला रंग किसके कारण आपको दिखाई देता है? तो वो किसके कारण दिखाई देता है बताइए? तो ये आपका दिखाई देता है रेले परिकिरण के बारे में, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना किसके कारण दिखता है? तो आपका पतली फिल्म तरंग व्यवजीकरण में, ध्यान रखिए। धुंध में टिंडल प्रभाव, ये आपका हो जाएगा कोलाइडी
कणों द्वारा प्रकाश, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग को याद बेहद करना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए 118 नंबर प्रश्न बताइए, पानी से भरा बीकर से शीशे की गोली युक्त बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी तरह से पिघलने पर बर्फ में पानी की सतह क्या होगा? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पानी से भरे बीकर में शीशे की गोली युक्त बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पूरी तरह से पिघलने पर बीकर में पानी का स्तर क्या होगा? बताइए, मतलब वही है कि अब पानी भरा है, उसमें बर्फ़ा पर पिघल रहा, पानी बर्फ़ अगर पिघल जाएगा पानी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा? तब पानी का स्तर घट जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 119 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए सबको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा भैया, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए इसको भी थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। देखिए, एक उपग्रह पृथ्वी से निचली वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, यदि इसका कक्षीय वेग, चलिए इसको भी थोड़ा सा आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सबको सॉल्व करना पड़ेगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। चलिए 122 नंबर प्रश्न का देखिएगा क्या सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पीएच पैमाने पर बफर बिलियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही? देखिए, एक में 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल पीएच 7 के से कम होता है, फिर भी यह रासायनिक रूप से उदासीन रहता है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मुख्य रूप से कार्बोनिक एसिड कार्बोहाइड्रेट बफर प्रणाली द्वारा 7.35 और 7.45 के बीच नियंत्रित रहता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। 3 आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, सूची 1 में आपका धातु दिया, सूची 2 में का मुख्य अयस्क दिया हुआ है। बताइए, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क आपको कौन सा? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क हो जाएगा आपका, देखिए, हॉल रिकेट्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। लोहा का, क्योंकि लोहा में हो जाएगा आपका, देखिए, वोस्टक फर्नेस अपचयन। देखिए, सीमा आपका किस में होगा? सीमा आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा एक में प्रगलन। तांबा आपका हो जाएगा भर्जन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 124 की ओर। बताइए, हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड के संघलन बहुलीकरण द्वारा कौन सा बहुलक निर्मित होता है, जिसके बहुलक श्रृंखला में एमाइडेड लिंक होते हैं? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नायलॉन 6.6, याद रखिए, नायलॉन आपका 6.6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। कवक और जीवाणु वृद्धि को रोकने के लिए फलों का रस, अचार और वतित शीतल पेय जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों में खाद्य परीक्षक के रूप में किस रासायनिक यौगिक का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? किस व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बोजोएट में। इसका क्या सही है? सोडियम बोजोएट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 126 को। बताइए, आवर्त सारणी में आवर्ती प्रकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए, एक में विद्युत ऋणात्मक आवर्त में दाएं से बाएं बढ़ती हैं और ऊपर के ऊपर से नीचे घटती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक लब्धियाँ एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में अधिक ऋणात्मक होती है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन के प्रथम आयनियन एंथैल्पी वृद्धि अर्धभरे पी कक्षकों के कारण ऑक्सीजन में अधिक होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर पर देखिए, कथन 1 है, कारण आर है। देखिए, जंग को रोकने के लिए गैल्वेनोकिरण की प्रक्रिया में लोहे का चादरों पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन आर में आपका है, जस्ता का मानक अपचयन विभव लोहे के कम होता है,
जिसे सतह से खरोंच आने पर यह बलिदान एनोड के रूप में कार्य करता है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो शुद्ध पानी की तुलना में बनने वाली विलयन क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है बताइए, हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका क्वथनांक बढ़ता है जबकि हिमांक घटता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है प्रश्न नंबर 129 की ओर। बताइए, मौसम अवलोकन गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस की तुलना में हीलियम गैस को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, जबकि हाइड्रोजन में उठने की क्षमता अधिक होती है? हाइड्रोजन की उठने की क्षमता अधिक होती है, तो इसका प्राथमिकता इसलिए दी जाती है कि हीलियम रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ज्वलनशील हैं, जो दहन में सुरक्षा और सुनिश्चित करती है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हरित लवक और सूत्रक कणिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। कथन एक में दोनों कोशिकांगों में अपना वृत्ताकार डीएनए और 70 एस राइबोसोम होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोनों कोशिकांग में अर्धस्वेता और अपने स्वयं के कुछ संरचनात्मक प्रोटीन का संश्लेषण कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 3 आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके बारे में? हरित लवक और सूत्रक कणिका के संदर्भ में, याद रखिएगा। 1 और 2 सही है। 131 नंबर पर देखिए, मानव अमाशय में मूल्यकोशल परत का जठर ग्रंथियां में स्थिर पंचमीय पेरिटल या ऑक्सीसेंटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किन आवश्यकों पदार्थ का स्राव करती हैं? किन आवश्यक पदार्थों का स्राव करती है? इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है भी है, तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपका स्राव करती है और आपका आंतरिक कारक और माइनस विटामिन B12 अवशोषण के लिए आवश्यक, याद रखिएगा। 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 132 नंबर पर देखिए, mRNA टीके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। mRNA टीके जैसे कोविड-19 के लिए विकसित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप बताना। देखिए, ये मेजबान कोशिका में कोशिका द्रव में वायरल स्पाइक प्रोटीन के कूट वृद्धि करने वाले संस्कृत मैसेंजर आरएनए को पहुंचाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 गलत है। तो मेजबान कोशिका में राइबोसोम mRNA को एंटीजन प्रोटीन को अनुवादित करते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, mRNA टीके जैसे कि कोविड-19 के लिए विकसित के संदर्भ में 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 133 को। इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा मिलान करके। चलिए हम बताते हैं। मतलब ऑक्सीजन का आपका प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का आपको प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का आपको प्राथमिक कार्य आपका हो जाएगा स्थित प्रमुखता में कोशिका का दिल को बढ़ाना, याद रखिएगा। मतलब जिबरेलिन का आपका कार्य क्या हो जाएगा? प्राथमिक कार्य आपका क्या हो जाएगा? जिबरेलिन का प्राथमिक कार्य आपका हो जाएगा पर्व के दिगर के बीज अंकुरन को बढ़ावा देता है, याद रखिए। ये आपका 4 में हो जाएगा। ये आपका 4 में हो जाएगा। मतलब ये साइटोकाइनिन का आपका प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? तो आपका जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और पत्तियों को बुढ़ापे को रोकता है। और बाद एब्सिसिक एसिड का कार्य हो जाएगा जल तनाव में समय रंध्रों को बंद करता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, मिलान तो हम कर लिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। 134 प्रश्न बताइएगा। देखिए, न्यूरोसिस्टिक कॉर्सिसिस के विकासशील देशों में मिर्गी का एक प्रमुख कारण है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किसी परजीवी के लार्वा संक्रमण होता है? बताइएगा, लार्वा संक्रमण से क्या होता है? तो आपका टेनिया सेलियम होता है, याद रखिए। कौन सा सही उत्तर होगा? टेनिया सेलियम यानी कि आपका पार्क फीता क्रीम होता है, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जो है। यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगी भैया, थोड़ा सा हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 135 की ओर। बताइए, वह तंत्रिका तंत्र संवेदी अभिवाही तंत्रिका आवेग मृरज्जु में कहाँ प्रवेश करते हैं और प्रेरक तंत्रिका आवेश कहाँ से बाहर निकलते हैं? कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, संवेदी आवेग पृष्ठ मूल द्वारा प्रवेश करते हैं, प्रेरक आवेश से उधर मूल द्वारा बाहर निकलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 136 प्रश्न बताइएगा। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वह पारस्परिक क्रिया
जिसमें से एक जीव दूसरे जीव को मारकर जाता है खा जाता है क्या कहलाती है? तो वह पारस्परिक क्रिया जिसमें से एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है क्या कहलाती है? बताइएगा ये आपका क्या कहलाती है? तो ये आपका देखिए क्या होता है, परभक्षण कहलाती है। क्या कहाँ है परभक्षण? तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 137 को। देखिए अग्नाशय और लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के अल्फा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो कि यकृत में ग्लाइकोनेजोलिसिस में प्रेरित करके रक्त शर्करा का स्तर बढ़ा देता है? रक्त शर्करा का बढ़ा देता है, कौन सा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ग्लूकागोन कहलाता है, ग्लूकागोन कहलाता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन इतना हार्ड लिखा हुआ रहता है कि एकदम दिमाग खराब हो जाता है। कि रुधिर वर्ग ए वाला पुरुष रुधिर वर्ग बी वाला महिला से विवाह करता है, उसकी जैविक संतान को कौन सा संभावित रुधिर वर्ग विरासत में मिलते हैं? कौन सा आपको मिलते हैं विरासत में? तो आपको मिलते हैं, याद रखिएगा, रुधिर वर्ग ए बी और ओ सभी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सभी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। बताइए प्रभाव से शुरुआती दिनों के दौरान मानव मतदाताओं द्वारा स्रावित पीला गाढ़ा तरल कोलोस्ट्रम किस वर्ग में एंटीबॉडी के प्रचुर उपस्थिति के कारण नवजात शिशुओं को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा का प्रदान करता है जो आपको कौन करता है? तो ये आपको करता है, देखिए ग्लाइकोनोग्लोबुलिन, ये आपको करता है, याद रखिएगा AGA, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 140 की ओर। बताइए कथन एक है कारण आर है जैव आवर्धन। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए भैया। देखिए जैव आवर्धन का तत्पर खाद्य श्रृंखला को कर्मिक कुपोषी स्तर पर जैविक अपघटनीय जहरीले पदार्थ की सांद्रता में लगातार वृद्धि होते हैं। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कारण आर में DDT से पारा जैव अजैव अपघटनीय रासायनिक जीवों द्वारा उपचारित या उत्सर्जित नहीं किए जा सकते हैं, वे वसायुक्त ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। यहाँ से आपका मैथ है भैया, हम आंसर बता देंगे, आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उतना पैसा नहीं कि जो हम बना सकते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 142 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 143 का आपका सही उत्तर कौन सा जो है? 143 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 143 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 144 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 144 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 144 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 145 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 146 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 147 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 148 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 और आज का आखिरी प्रश्न जाइएगा भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ भैया सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। वीडियो हो गया समाप्त। अगर अगला सेट जैसे ही आता है हम तुरंत आप लोगों को करवाएंगे, चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।